साधें कि हमारे परीक्षा में आने वाले प्रश्न बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएं। तो देखिए चलते हैं बिना समय खराब किए चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। तो आज फिर हम लेकर के आए हैं पिछले जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उन पर हम बात करने वाले। चलते हैं आगे विद्यार्थियों। तो देखिए स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न आपको नजर आ रहा है, हस्तशिल्प से लेकर के ये प्रश्न आया है और बहुत सरल प्रश्न आया है। प्रश्न में कोई तकनीकी खराबी होने की वजह से दिक्कत हो गई, क्षमा चाहते हैं। मैं आपको वैसे मौखिक ही प्रश्न समझा देता हूं। दो प्रश्न देखिए गायब हो गए। तो हम बात करते हैं जो प्रश्न आपके सामने जो था, वो प्रश्न ये था कि निम्न को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने वाला प्रश्न था, सुमेलित कीजिए। और सुमेलित में देखिए एक तरफ था तूड़िया हस्तशिल्प, एक तरफ तार कसी के जेवर थे, तूड़िया हस्तशिल्प तार कसी के जेवर, और एक टेराकोटा और एक था कोटा डोरिया। टेराकोटा और कोटा डोरिया, ये चार बिंदु थे। इन चारों बिंदुओं पर विशेष रूप से हम बात कर लेते हैं कि कहां कौन सा है वो प्रचलित है। अगर तूड़िया हस्तशिल्प पूछे आपसे, तूड़िया हस्तशिल्प धौलपुर का प्रसिद्ध है। तूड़िया हस्तशिल्प कहां का है? तूड़िया हस्तशिल्प हमारा आएगा धौलपुर का। अब आप देखिए तूड़िया हस्तशिल्प क्या है, अर्थात ये विशेष रूप से तूड़िया जो हस्तशिल्प है ये चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं। चांदी के आभूषण, तूड़िया हस्तशिल्प में चांदी के आभूषण, और चांदी के आभूषणों में भी विशेष रूप से पायल आभूषण। कौन सा आभूषण बन रहा है? पायल का निर्माण किया जाता है। और ज्यादातर देखिए डुप्लीकेट आभूषण बनाए जाते हैं। चांदी के पायल और डुप्लीकेट आभूषण धौलपुर में बनाए जाते हैं, जिसे तूड़िया हस्तशिल्प कहा जाता है। अब तारकसी के जेवर पूछे तब आपको नाथ द्वारा बताना है। अगर आपसे तारकसी के जेवर पूछा जाए तो तारकसी के जेवर में आपको बताना है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में तारकसी यानी कि बारीक पतले तार, महीन तार की सहायता से बहुत ही सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से जो आभूषण है वो कान में पहनने वाले झुमके हैं। सभी को नमस्कार, जुड़ जाइए, सभी जुड़ जाइए। जोहार, सभी को जोहार, नमस्कार। देखो काफी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, परीक्षा अब नजदीक है। खाटू श्याम जी की धरती से नमस्कार, बूंदी से नमस्कार, बहुत बढ़िया। बाड़मेर से सभी को नमस्कार और आशीर्वाद। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट, बहुत अच्छी बात बताई। तो टेराकोटा की अगर हम लोग बात करें तो टेराकोटा कला हमारी आएगी मोलेला गांव की। कहां की आएगी? टेराकोटा आएगी हमारी मोलेला। नाथ द्वारा मिट्टी की विशेष रूप से मूर्तियां बनाई जाती है। और कोटा डोरिया है वो कहां की फेमस है? वो कोटा, कैथून कोटा, कोटा डोरिया कैथून कोटा की। तो लीजिए आप स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार देखिए राजस्थान में हस्तशिल्प को लेकर के, राजस्थान में इस प्रकार हस्तशिल्प को लेकर के और काफी प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अजरक प्रिंट कहां की है? अजरक प्रिंट बालोतरा की है। मलिर प्रिंट बाड़मेर की है। कसीदे वाली जूतियां जालोर की है। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का है। और काष्ठ कला बस्सी की है। काष्ठ कला कहां की प्रसिद्ध है? बस्सी की है। और इसके अलावा आपसे अगर मथेरना कला पूछे या उस्ता कला पूछे तो आपको बीकानेर बताना है। और बादला पूछे और जिंक की मूर्तियां पूछे तब आपको जोधपुर, बादला और जिंक की मूर्तियां पूछे तब आपको बताना है जोधपुर की प्रसिद्ध है। और खे से वो लेटा जालोर के, दरिये टांकला नागौर की, लवाण दौसा की। तो इस प्रकार आपको हस्तशिल्प के सारे बिंदु ध्यान में रखने। और 26 नंबर जो प्रश्न था हमारा, जो डिलीट हो गया गलती से, 26 नंबर प्रश्न ये था कि कुछ महोत्सव पूछे गए थे। उसमें क्या पूछा गया था? कुछ महोत्सव पूछे गए थे आपसे।
कि राजस्थान में कौन कौन सा महोत्सव कब कब आयोजित होता, कौन कौन सा महोत्सव। तो देखिए मैं यहां कुछ आपको महोत्सव बता रहा हूं। मीरा महोत्सव चित्तौड़ में, मीरा महोत्सव कहां होता है तब आपको बताना है, मीरा महोत्सव चित्तौड़ में। अच्छा, मीरा महोत्सव कब होता है तब आपको बताना है, सितंबर और अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर में मीरा महोत्सव। जैसे ही आप मीरा महोत्सव से निवृत्त होते हो तब आपका आ जाएगा मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव और मारवाड़ महोत्सव, और इसके साथ साथ आपका मेवाड़ महोत्सव, दोनों एक ही साथ आते हैं, मारवाड़ महोत्सव और मेवाड़ महोत्सव। तो देखें ये कहां कहां होते हैं। मारवाड़ महोत्सव आयोजन जोधपुर में, आयोजन जोधपुर में, और मेवाड़ महोत्सव का आयोजन होता है उदयपुर में, मेवाड़ महोत्सव का आयोजन होता है उदयपुर में। तो देखिए जैसे आप सितंबर और अक्टूबर में मीरा महोत्सव से निवृत्त होते हो और तुरंत आपको कौन से महोत्सव प्रारंभ हो जाएंगे, मारवाड़ महोत्सव और मेवाड़ महोत्सव। तो ये आ जाएगी, इसकी तिथि आएगी दोनों की अक्टूबर और नवंबर, दोनों की तिथियां अक्टूबर और नवंबर। ये आपको विशेष बातें ध्यान में रखनी। और यहां से जैसे ही आप फ्री होते हो, और चौथा ब्रज मत्स्य महोत्सव, यहां से फ्री होते ही मत्स्य महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा। और यह मत्स्य महोत्सव कहां होता है, अलवर में होता है मत्स्य महोत्सव, अलवर में, और ये होगा आपका दिसंबर में। कब आयोजित होगा मत्स्य महोत्सव, दिसंबर में। और जैसे ही मत्स्य महोत्सव से आप निवृत्त होते हो जनवरी, और जनवरी में आते ही आपको ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव, और ये ऊंट महोत्सव है, यह कहां पर होगा, ऊंट महोत्सव बीकानेर में। और ऊंट महोत्सव बीकानेर में कब होगा, जनवरी में होगा, ऊंट महोत्सव बीकानेर में जनवरी में। और यहां से जैसे आप फ्री होते हो, और यहां मरु महोत्सव आगे आ जाएगा आपका, मरु महोत्सव। और ये जो मरु महोत्सव है ये कहां आयोजित होता है, सम जैसलमेर में, जैसलमेर के निकट सम स्थान पर, सम जैसलमेर में। और ये कब होता है, ये होता है जनवरी और फरवरी में, जनवरी और फरवरी में। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इस प्रकार महोत्सव को लेकर के प्रश्न था। तो ये दो प्रश्न आपके सामने हो गए। अब हम बढ़ते हैं अगले तीसरे प्रश्न की तरफ। तो देखिए प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। अब इसमें से ये तो हो गया हमारा, ये प्रश्न तो हमारा हो चुका है, ठीक है, 27 नंबर। तो देखिए इस पर हम बात करते हैं। अलवर महोत्सव क्या फरवरी में आता है, बेणेश्वर, ये बेणेश्वरी नहीं है, बेणेश्वर मेला है। बेणेश्वर मेला कब होता है, फरवरी में। ब्रज महोत्सव कब होता है, मार्च में। और ये शेखावटी महोत्सव कब होता है, फरवरी में। अब आप बताने का प्रयास करें इसमें से कौन सा असत्य है। तो सीधा सही है अलवर महोत्सव। कौन सा, मत्स्य महोत्सव अर्थात अलवर महोत्सव। और ये कब होता है, फरवरी में न होकर के, और ये होगा आपका दिसंबर में। तो यह असत्य, फरवरी ना होकर के यह कब होता है, दिसंबर में होता है, ठीक है। और ये ब्रज महोत्सव है, यह ब्रज महोत्सव भरतपुर में आयोजित होता है, ब्रज महोत्सव भरतपुर में, और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये महोत्सव किसको समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और शेखावटी महोत्सव जो फरवरी में आयोजित होता है वो 3 स्थानों पर, चूरू, सिक्कर और झुंझुनू, यहां 3 स्थानों पर यह होता है, 3 जिलों में। और सबसे बड़ी विशेषता इसका बड़ा जो आयोजन है, बड़ा आयोजन या मुख्य आयोजन कह सकते हैं, वो आयोजित होता है सिक्कर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील अर्थात सिक्कर जिले के लक्ष्मणगढ़ में। इसका एक बड़ा भव्य आयोजन होता है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। 28 राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, अब क्षेत्रफल के भी कुछ मैंने देखिए अन्य सब्जेक्ट के प्रश्न भी इसलिए डाल लिए ताकि आप लोग अभी अपना जो एक पढ़ने का तरीका उसको अभी सेट कर लो कि आने वाली परीक्षाओं में हमें कल्चर के अलावा और भी सब्जेक्ट पर ध्यान देना है और उसमें कहां से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। बहुत बढ़िया बता रहे हैं, धन्नाराम बता रहे हैं सिक्कर में, वेरी गुड। मीना बता रहे हैं सी होगा, जनसंख्या की दृष्टि से संभाग चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, बहुत बढ़िया। काफी विद्यार्थी सही उत्तर बता रहे हैं। चलिए आगे। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, तो उत्तर आ गया है, लगभग सभी विद्यार्थियों ने उत्तर सही दिया है। धौलपुर, दौसा, प्रतापगढ़ या टोंक, बताइए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में बताने का प्रयास करें। राजस्थान का सबसे
छोटा जिला, ये जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला बताना है आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। तो अब यहां पर हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले की बात करते हैं तो बड़ा जिला आता है प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो जैसलमेर आता है, और जैसलमेर जिले का जो क्षेत्रफल है, जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल जैसलमेर का आएगा 38,401 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, भारत का देखा जाए अगर सारे राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो कौन सा आता है। अब कौन से राज्य में, गुजरात में, तो देखिए कौन सा, कच्छ जिला। और कच्छ के बाद में देखा जाए तो लेह, कच्छ के बाद में लेह। तीसरे नंबर पर हमारा जैसलमेर, तीसरे नंबर पर बड़ा जिला जैसलमेर। जैसलमेर के बाद चौथे नंबर पर बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद 5वें नंबर पर बीकानेर। ये भारत में जिलों की दृष्टि से प्रश्न है। अगर भारत में, संपूर्ण भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े जिले पूछे तब आपको बताना है कच्छ सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर लेह, और तीसरे नंबर पर जैसलमेर, चौथे नंबर पर बाड़मेर, और 5वें नंबर पर बीकानेर। अच्छा, आ जाइए, हमारा प्रश्न क्या है कि सबसे छोटा जिला, तो अब तक सभी का उत्तर सही आया है, सभी का उत्तर सही है, धौलपुर। कौन सा जिला है, धौलपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। अब देखिए बात कर लेते हैं, धौलपुर अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो सकता है, धौलपुर का 3034 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना आता है, 3034 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर, सबसे छोटा धौलपुर। और दूसरे नंबर की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर जिला दे रखा है हमारा दौसा, और तीसरे नंबर की हम बात करें तो जिला हमारा आ जाएगा डूंगरपुर। कौन सा जिला आएगा, डूंगरपुर। तो ये बातें हमारे जिलों के क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने की है। तो एक इस प्रकार का प्रश्न भी हमारा कहीं से भी पूछे तो ध्यान में रखना है। बढ़िया, काफी विद्यार्थी सही उत्तर दे रहे हैं, 3034, बहुत बढ़िया, 3034 सभी विद्यार्थी उत्तर दे रहे हैं। देखो धन्नाराम, राकेश, आर के, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका बहुत ही बढ़िया उत्साह है कि हमें आप लोगों की क्लास लेने के लिए मजबूर कर देता। आप लोगों का ये उत्साह देख करके ही हम इतने प्रतिबद्ध हैं कि हमें आपकी क्लास निश्चित रूप से लेनी। देखो पहाड़ों की नगरी से नमस्ते, नमस्ते भैया, गांधीधाम गुजरात से लाइव। चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा। अब बताइए, वर्ष 2011 की जनगणना, देखिए राजस्थान में जनगणना के प्रश्न भी आपको तैयार करने, जनसंख्या के प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, बताइए। सबसे कम आबादी वाला बूंदी, सिरोही, प्रतापगढ़ या जैसलमेर, बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए भारत की जनसंख्या में राजस्थान का स्थान अगर पूछा जाए, भारत की जनसंख्या में राजस्थान का स्थान अगर आपसे पूछा जाए तब आपको बताना है 8वां। कौन सा स्थान है, 8वां। परंतु जैसे देखिए तेलंगाना राज्य बना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तब हमारा स्थान कौन सा आ जाता है, 7वां स्थान। तब हमारा स्थान 8 से कौन से स्थान पर आ जाता है, 7वें स्थान पर हमारा राजस्थान का स्थान आता है। अब राजस्थान में सर्वाधिक बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले की है, तो सर्वाधिक, यहां तो न्यूनतम पूछिए और हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक की भी। तो सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की। अच्छा, जयपुर की कितनी है, 66.26 लाख। जयपुर की जनसंख्या आती है 66.26 लाख। तो अब हम बात करते हैं यहां हमारा सही उत्तर क्या होगा, देखते हैं कौन कौन उत्तर दे रहे हैं। डी, बहुत ही बढ़िया, डी जैसलमेर, जैसलमेर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया, बहुत ही अच्छा बताया। तो सबसे कम जो राजस्थान में जनसंख्या वाला जिला है वो जिला है जैसलमेर, और कहते हैं कि 6.85 लाख यहां की जनसंख्या, बहुत कम जनसंख्या
जैसलमेर की जनसंख्या कितनी है? 6.85 लाख जनसंख्या, यानी कि पूरा क्षेत्र खाली पड़ा है। अगर आप विशेष रूप से जैसलमेर से आगे पाकिस्तान के सीमांत क्षेत्र की तरफ जाओगे तो वहां तो आपको 10-10 किलोमीटर में कहीं बस्ती नजर नहीं आएगी, रेत के धोरों के अलावा कुछ भी नहीं है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष राजस्थान नहर का नाम है वो इंदिरा गांधी नहर के रूप में नामकरण किया गया? देखिए ऐसा कौन सा वर्ष है जिस वर्ष में राजस्थान नहर को बदल करके और क्या नाम दे दिया है? इंदिरा गांधी नहर कर दिया। तो यहां ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, अर्थात इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद एक के जान, अरे भाई बूंदी से बोल रहा, देखो बूंदी नगरी कितनी बढ़िया नगरी से बोल रहा है, बहुत ही बढ़िया। एमपी पवार, वेरी गुड। राकेश, काफी विद्यार्थी उत्तर दे रहे हैं, लगातार क्लास को लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। 1984, देखिए सभी का उत्तर आ गया है। तो किस वर्ष राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया? 1978, 1980, 1952 या 1984? अब आप बताने का प्रयास करें जल्दी से जल्दी। सही उत्तर बहुत बढ़िया, वेरी गुड लाडलो, 1984। तो ऐसा कहा जाता है 2 नवंबर, तारीख है 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी की याद में इस नहर का नाम क्या कर दिया? राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर कर दी। अब देखिए हम थोड़ी बात कर लेते हैं इस इंदिरा गांधी नहर पर, कर लेते हैं बात। इस नहर को बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था बीकानेर के लिए पेयजल की व्यवस्था। देखो प्रारंभिक उद्देश्य केवल यही था, बीकानेर जिले के लिए पानी नहीं था, अर्थात बीकानेर जिले के लिए पेयजल की व्यवस्था करना, बस यही इसका मुख्य उद्देश्य था। अच्छा, इसकी सबसे पहले योजना किसके दिमाग की उपज है? ये योजना किसके दिमाग की उपज है? तो ये योजना 1948 में किसके दिमाग में आती है? इंजीनियर कंवर सेन के दिमाग में। किसके दिमाग में आई? इंजीनियर कंवर सेन। और ये कंवर सेन कहां के थे? ये कंवर सेन बीकानेर रियासत के इंजीनियर थे। इनके दिमाग में सबसे पहले ये योजना आती है। ठीक है, 1958 में ऐसा कहा जाता है कि इसका क्या होता है? शिलान्यास होता है, इसका शिलान्यास 1958 में शिलान्यास। अच्छा, किसके द्वारा किया गया तब बताएं? गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ? बन करके तैयार हुई उद्घाटन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा, ये कहां से निकली है? ये निकली है, इसका उद्गम स्थल है हरि के बैराज। इसका उद्गम स्थल कहां है? हरि के बैराज। और ये हरि के बैराज कौन सी नदी पर है? सतलज और प्लस रावी जहां मिल रही है वहां पर, अर्थात ये पंजाब में। कहां पर है? पंजाब में। और ऐसा कहा जाता है कि इसका राजस्थान में प्रवेश कहां से हो रहा है? इस नहर का राजस्थान में प्रवेश। अगर हम इसके राजस्थान के प्रवेश की बात करते हैं तो स्थान आता है मसीता वाली हेड, स्थान आता है मसीता वाली हेड। और ये मसीता वाली हेड राजस्थान के कौन से जिले में? तब आपको बताना है हनुमानगढ़ जिले में। मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ जिले में। तो इस प्रकार ये लीजिए आप स्क्रीनशॉट इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं सभी विद्यार्थी, बहुत ही बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय? देखिए अब आपको यह भी ध्यान रखना है राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कितने, राजस्थान में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय कितने, कितने सरकारी क्षेत्र में है यानी सार्वजनिक क्षेत्र में, कितने निजी क्षेत्र में, सभी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। देखते हैं आगे, राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? क्या 2, 3, 4 या 5? बताइए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं बताइए। कुछ बता रहे हैं 5, कुछ बता रहे हैं 11, चलिए आप तो ये बता दीजिए मुझे कि राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? बहुत ही बढ़िया, लगभग सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्तर सही है। बस आप इतना बताने का प्रयास करें कि राजस्थान का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, ये बता दीजिए। मैं देखना चाह रहा हूं कि आप लोग कितने
लेवल तक पढ़ाई कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है राजस्थान का? बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। कविता गुजर ने सबसे पहले उत्तर दिया है कि राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। तो देखिए राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? कृषि विश्वविद्यालय 5। यहां एक मैं नाम लिख रहा हूं, स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय। ये कहां आता है? ये बीकानेर में है और ये राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय अगर पूछे तो स्वामी केशवानंद। और अब बाद में अगर देखा जाए तो श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय जोबनेर, और ये जोबनेर कहां है? जयपुर में। महाराणा प्रताप, ये कृषि और तकनीकी दोनों एक साथ नाम आते हैं, तो महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय ये आएगा उदयपुर में। ये कहां आएगा? उदयपुर में। एक कृषि विश्वविद्यालय कोटा में, कृषि विश्वविद्यालय यह है बोरखेड़ा गांव, और बोरखेड़ा कोटा में। और एक आपका कृषि विश्वविद्यालय मंडोर, कहां है? एक आपका कृषि विश्वविद्यालय मंडोर, और ये मंडोर कहां है? मंडोर जोधपुर में। कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर में। तो ये राजस्थान के 5 कृषि विश्वविद्यालय। राजस्थान के कितने कृषि विश्वविद्यालय? राजस्थान के 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। बहुत ही बढ़िया। पायलट का दीवाना बहुत बढ़िया लाइन लिख रहा है। कपिल मीना उदयपुर से नमस्कार, बहुत बढ़िया कपिल। राकेश चौधरी बीकानेर, जयपुर, उदयपुर काफी विश्वविद्यालय बता दिए। पंडित दिनेश शर्मा शहर, बहुत ही बढ़िया। कोटा, बोरखेड़ा, चलिए बढ़िया, आगे बहुत ही अच्छी बात है। आर गुजर, चलते हैं, काफी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, चलते हैं। तो सही उत्तर हमारा कौन सा होगा? राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय। देखें राजस्थान में जैतून के तेल की खेती के लिए तकनीकी रूप से संभव और व्यावहारिक अध्ययन किसके सहयोग से किया जा रहा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है कि राजस्थान में खेती हो रही है जैतून की, जैतून, और ये जैतून का तेल निकलता है। जैतून का क्या निकलता है? तेल निकलता है, जो कई सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में और अन्य सामग्रियों में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कौन से देश से तकनीकी सहयोग मिल रहा है, यानी हमने वो प्रणाली कहां से स्वीकार की है? इटली से, ग्रीस से, इजराइल से या साइप्रस से? देखिए जैतून की कृषि की एक सबसे बड़ी विशेषता जो देखा जाए कि यदि शुष्क क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में इसकी पैदावार होती है, तो यहां हम बात कर लेते हैं कहां कौन कौन से जिलों में होती। तो ये खेती की जो शुरुआत है 2006 में, राजस्थान में जैतून की कृषि का प्रारंभ कब होता है? प्रारंभ होता है 2006 में इसका प्रारंभ हुआ। अच्छा, जैसे जैसलमेर, बीकानेर तो विशेष रूप से, इसके अलावा श्री गंगानगर और इसके अलावा चूरू, यहां इसकी कृषि बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रही है। और राजस्थान का एक स्थान है, देखिए लूणकरणसर, ये लूणकरणसर बीकानेर जिले में, इस लूणकरणसर में 2014 में देखिए जैतून तेल का शोधन संयंत्र स्थापित किया है। जैतून तेल की रिफाइनरी भी लगा दी गई है, रिफाइनरी भी स्थापित कर दी है। तो 2014 में वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा। तो अब सही उत्तर आ चुका है, सभी विद्यार्थियों का उत्तर सही है, सी इजराइल। कौन से देश के सहयोग से? इजराइल के सहयोग से। तो ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में 7 प्रकार की किस्म, कितने प्रकार की? 7 प्रकार की किस्म प्रचलित है, और 7 में से एक किस्म है बारनिया किस्म। ये बारनिया, इस जैतून की किस्म बारनिया किस्म, और ये किस्म मूल रूप से कौन से देश की है? केवल इजराइल की। ये एक ही किस्म है जो बारनिया किस्म के नाम से राजस्थान में पैदा की जाती है। चलते हैं आगे, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे उत्तर दे रहे हो आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आया, ये भी हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। चलते हैं आगे। मोती भारत
किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? बताइए। मोती भारत। देखते हैं कितने विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। टेक्निकल टीम से मैं आग्रह कर रहा हूं कि बताएं मुझे कितने विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। एक बार टेक्निकल टीम बताएं कितने विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। बताएं कितने लाइव, कितने चल रहे हैं। चलिए आगे। तो देखिए, मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो मोती भारत की अगर हम लोग बात करें, पाली, सीकर, बूंदी या जालोर, इसमें से बताइए। आप बताने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें। पाली, सीकर, बूंदी, जालोर। डी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हो। जालोर। कहां की कढ़ाई है? ये जालोर की कढ़ाई है। मोती भारत, विशेष रूप से ध्यान रखना, ये बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न है। अब बात कर लेते हैं एक ट्रेन पर, लग्जरी ट्रेन जो पैलेस ऑन व्हील्स किस नाम से संचालित हो रही है? पैलेस ऑन व्हील्स के नाम से, और राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्य स्थलों तक ले जाती है। किसको? पर्यटकों को। और यह संपूर्ण यात्रा कितने दिन में पूरी करती है? अब बताइए आप। पहियों पर राजमहल, इसको कहा गया पहियों पर राजमहल। इतनी शान और शौकत से, एक तरह से कह सकते हैं कि राजमहल की तरह। किसकी तरह से? ये राजमहल की तरह एक ऐसी ट्रेन है जो एक बार पर्यटकों को अंदर बिठा लेगी। अंदर रहना, खाना, सब कुछ अंदर ही व्यवस्था है, और एक शहर से दूसरे स्थान पर पर्यटकों को लेकर के जाती है। तो आप बताइए कि ये कितने दिन में अपनी यात्रा पूरी करती है? 6 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में या 9 दिन में? तो हम देख लेते हैं रवाना कहां से होती है। देखिए, उदयपुर से, उदयपुर से रवाना होती है, और उदयपुर से रवाना होकर के कहां आती है? घूमती हुई जैसलमेर आती है। फिर जैसलमेर से कहां जाएगी? जोधपुर होती हुई, जैसलमेर से जोधपुर, दिल्ली और आगरा। ये इसका टूर रहता है। ठीक है, अंत में पर्यटकों को वापस दिल्ली उतार देती है। तो ये संपूर्ण यात्रा है अपनी कितने दिन में पूरी करती है? सभी विद्यार्थी सही उत्तर दे रहे हैं, 7 दिन में। कितने दिन में? 7 दिन में यात्रा पूरी करती है। बढ़ते हैं आगे। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारी झील जो सांबर साल्ट के नाम से जानी जाती है। लेक जो सांबर साल्ट लेक है, कितनी नदियां उसमें पोषित करती है? अर्थात सांबर झील में, सीधी सी बात हमें ध्यान में रखना है कि सांबर झील में कितनी नदियां गिरती है। बेटा बताइए। अब सांबर झील का बहुत ही बढ़िया हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। चलिए बताएं, उत्तर बताएं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में उत्तर दें। 5, 4, 3 या 2। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल। कुछ बता रहे हैं 4 नदियां, कुछ बता रहे हैं 2 नदियां, 4, 2, कुछ 3, सभी उत्तर दे रहे हैं। तो देखिए, 5 नदियां कौन सी, कितनी नदियां आकर के गिरती है? 5 नदियां आकर के इसमें गिरती है। मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और ढूंढ नदी। ये 5 नदियां आकर के और किस में गिरती है? ये 5 नदियां आकर के और सांबर झील में गिरती है। अच्छा, सांबर झील देखिए कहां है? 3 जिलों में फैली हुई ये झील है। सांबर 3 जिलों में फैली हुई, जयपुर, नागौर और अजमेर। कितने जिलों में फैली हुई है? ये 3 जिलों में फैली हुई, जयपुर, नागौर और अजमेर जिले में फैली हुई है। और भारत की सबसे खारी झील है, भारत की सबसे बड़ी आंतरिक, सबसे बड़ी और सबसे खारी, अत्यधिक खारी झील है। देखिए यहां पर 1869 में अंग्रेजों ने साल्ट म्यूजियम की स्थापना की, और 1964 में यहां पर संयंत्र, 1964 में यहां पर संयंत्र स्थापित हुआ, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। यहां पर संयंत्र स्थापित हुआ, कौन सा? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, जो नमक उत्पादन कर रहा है। ये किसका है? केंद्र सरकार का उपक्रम है, केंद्र सरकार का उपक्रम हिंदुस्तान
साल्ट लिमिटेड। अब आपको यहां ध्यान में रखना है कि ये कितना नमक, हिंदुस्तान के कुल नमक उत्पादन का कितने प्रतिशत, तो पूरे भारत के नमक उत्पादन का 8.7% उत्पादित करता है। और कौन सी परंपरा से नमक उत्पादित होता है, तब आपको बताना है क्यार पद्धति से। कौन सी पद्धति से नमक का उत्पादन हो रहा है, क्यार पद्धति से। बहुत बढ़िया बताया, बहुत ही बढ़िया। कविता गुजर बता रहे हैं क्यार पद्धति से, तो लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया, 8.7%। महेंद्र मौर्य बता रहे हैं 8.7%। राम लखन भी 8.7% बता रहे हैं। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताएं कि सांबर साल्ट के किनारे कौन सा तीर्थ स्थल है। जल्दी बताने का प्रयास करें, देखता हूं मैं। बहुत ही बढ़िया। ऑटोलिज्म बीमारी के कारण देखिए यहां पर काफी पक्षी मारे गए, यह भी अच्छी बात बताई है। बताएं और बताएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उत्तर दें। यहां पर कौन सा तीर्थ स्थल है, देवयानी तीर्थ। कौन सा तीर्थ स्थल है, देवयानी तीर्थ स्थल है। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि इसे तीर्थों की नानी, देवयानी तीर्थ को कौन सा, तीर्थों की नानी। महेंद्र मौर्य ने उत्तर दिया है, ताराचंद ने भी उत्तर दिया है, बहुत ही बढ़िया। मोटिवेशनल स्पीकर ने भी उत्तर दिया है। कांस्टेबल का बैच भैया शुरू हो चुका है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी संस्थान में आकर के संपर्क करें। अच्छा देखिए, खारा बनने से पहले से होगा यहां पर, खारा बनने से पहले किस स्थान तक लूणी नदी का जल मीठा रहता है। बस आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि राजस्थान में लूणी नदी जो अजमेर के निकट नाग पहाड़ियों से निकलती है। अच्छा, इस नदी का पानी कहां तक तो मीठा रहता है, कहां से आगे खारा हो जाता है। बिलाड़ा, लूणी, बालोतरा या सिंधरी। अब बताइए आप, राजस्थान में कहां से लूणी नदी का पानी खारा। बहुत ही बढ़िया, सी उत्तर, सभी का उत्तर सही है। बालोतरा से आगे पानी खारा हो जाता। कारण क्या है, जमीन में लवण की मात्रा, जमीन में किसकी, लवण या नमक की मात्रा होने की वजह से यह पानी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। जोधपुर में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं। अब आप बताएं, जोधपुर में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न आया है आप लोगों के लिए, बहुत ही इजी प्रश्न आया। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसका उत्तर देने का आपको प्रयास करना है। चलिए उत्तर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। देखो अब क्यों कंफ्यूज हो रहे हो भाई, जब बहुत सरल प्रश्न आपके सामने आया फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ लोग। बहुत ही बढ़िया। तो जोधपुर में जो अधिकांश घरों का रंग है वो कैसा नजर आता है, नीला, ब्लू। दूर से देखने पर नीला। और आप लोगों ने हाँ नीला, बिल्कुल, कुछ विद्यार्थियों ने नीले कलर को यहां प्रदर्शित कर दिया। तो जैसे आप कुछ फिल्में वगैरह मूवीज देखते हो तो उसमें आपको यह रंग नजर आता है। और गुलाबी नगरी तो जयपुर, आप सभी को पता है, गुलाबी नगरी जयपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थार एक्सप्रेस पर बहुत अच्छा प्रश्न आ गया है। थार एक्सप्रेस एक अंतरराष्ट्रीय रेलवे जो जोधपुर को कराची से जोड़ती है, अर्थात भारतीय सीमा में इसका पहला, इसमें भारतीय सीमा में इसका कौन सा रेलवे स्टेशन है। अगर जोधपुर से थार जो पाकिस्तान जाती थी तो अपनी भारतीय सीमा में उसका अंतिम स्टेशन बताइए। भारतीय सीमा में अंतिम स्टेशन आपको बताना है कि वहां से आगे फिर सीधी कहां प्रवेश कर जाएगी, पाकिस्तान में। क्या खोखरा पार, मुनाबाव, बालोतरा या बाड़मेर। अब बताइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उत्तर आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उत्तर आने चाहिए। तो देखिए, ये जो थार एक्सप्रेस है ये आजादी से पहले, अर्थात सबसे पहले इसका
प्रारंभ हुआ था, ये प्रारंभ हुए थे 1892 में, और इसका नाम था सिंध मेल के नाम से चलती थी। ये एक्सप्रेस जो चलती थी उस जमाने में भी यहां चलती थी सिंध मेल के नाम से, और इसका संचालन किया जाता था जोधपुर हैदराबाद रेलवे के द्वारा। जोधपुर हैदराबाद रेलवे के द्वारा इसका संचालन किया जाता था। परंतु आगे देखिए 1965 का जब संघर्ष हुआ, 1965 के युद्ध के दौरान पटरियां क्षतिग्रस्त कर दी, उस समय ये बंद कर दी गई, उस समय ये बंद हो गई। और इसके बाद 41 वर्ष बाद, वापस देखिए कितने वर्ष बाद, 41 वर्ष बाद वापस इसका संचालन हुआ 2006 में। वापस इसका संचालन कब हुआ? 2006 में। तो 2006 में इसका संचालन हुआ। तो ये इसका संचालन होता था भगत की कोठी। कौन सा रेलवे स्टेशन भारत में? भगत की कोठी। कहां है ये? जोधपुर शहर के बिल्कुल निकट ही है, जोधपुर में, मेन स्टेशन को छोड़ करके। भगत की कोठी से रवाना होकर के, और ये कहां जाती थी? ये ट्रेन रवाना होकर के और पाकिस्तान के कराची छावनी, कराची का कौन सा स्टेशन? कराची छावनी स्टेशन तक ये जाती थी। अच्छा, कितने किलोमीटर की दूरी ये तय करती थी? तो कुल 709 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की दूरी तय करती थी ये ट्रेन? कुल 709 किलोमीटर की दूरी तय करती थी, और इसमें लगभग 13 घंटों का समय लगता था। यात्रा में कितने घंटे लगते थे? 13 घंटों का समय लगता था। तो इसमें हमारा जो अंतिम स्टेशन भारत की तरफ से जाते हैं, तो ये मुनाबाव, कौन सा स्टेशन है? मुनाबाव, बाड़मेर जिले में। परंतु अभी वर्तमान में ये सेवा वापस सरकार ने इसको बंद कर दिया। बहुत ही अच्छा, 709 किलोमीटर, बहुत ही बढ़िया। 2006 में, वेरी गुड। भगत की कोठी, मुनाबाव, बाड़मेर, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए फिर आप लोगों के सामने बहुत ही बढ़िया खुशखबरी लेकर के आए हैं। राजस्थान अध्ययन, एनसीईआरटी, आरबीएससी सार संग्रह कक्षा 6 से 10 तक, राजस्थान जीके की रामबाण पुस्तक, गागर में सागर का जो कथा है वो बिल्कुल यहां चरितार्थ हो रही है। हस्तलिखित नोट्स सभी भर्ती परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा इसकी अहम भूमिका राजस्थान के सभी मुख्य बुक स्टोर पर उपलब्ध है, और आज ही आप जल्द से जल्द संपर्क करके और इस बुक्स को प्राप्त करने का प्रयास करें। बहुत ही बढ़िया, सटीक, बहुत ही सारगर्भित जानकारी, और बिना विवाद के बिल्कुल सारी जितनी भी चीजें इसमें दी है बिल्कुल कंफर्म करके दी गई। तो बहुत कम गलतियों की इसमें संभावना है। बहुत ही शानदार बुक्स है, बहुत ही बढ़िया। कविता गुजर बता रहे हैं कि हमने ले लिए। बहुत ही बढ़िया आप लोगों का देखिए इतना प्यार मिल रहा है इस किताब को कि जगह जगह से इसके विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने किताब पढ़ी है और किताब बहुत ही बढ़िया लगी। चलिए आगे बढ़िए। बढ़िया, एक विद्यार्थी कह रहे हैं खिराज पुनिया कि सर एक क्लास राजनीति की भी लगाओ। बढ़िया, बिल्कुल बेटा, कल मैं राजनीति की क्लास लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। एक क्लास आप लोगों के लिए कल राजनीति की, पॉलिटिकल साइंस की लगा लेते हैं। जितने भी पॉलिटिकल साइंस के सवाल आए वो कल करवा देता हूं मैं आपके, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा किताब को खरीदना है और पढ़ना है। कौन सा शहर है जो मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है? मसूरिया के नाम के लिए जाना जाता है। तो बहुत सरल है, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर और कोटा। सही उत्तर हमारा इसमें होगा कोटा। तो ये वही मसूरिया मलमल जो कोटा डोरिया के नाम से विख्यात है। कोटा डोरिया। सबसे पहले कारीगर कहां से आए थे? मैसूर से कारीगर आए थे, और मंसूर मोहम्मद, इसीलिए ये मसूरिया के नाम से जानी जाती है। इसी साड़ी को कहा जाता है राजस्थान की बनारसी। कोटा डोरिया साड़ी को कौन सी साड़ी कहा जाता है? राजस्थान की बनारसी साड़ी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा। अब देखिए अगला प्रश्न, भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? अब कुछ फसलों को लेकर के भी प्रश्न आ गए आपके सामने। तो ऐसी कौन सी फसल है इसमें से जिसके उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है? चावल, सुपारी, मिर्ची, ग्वार। तो देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए सरसों और राई, सरसों और राई, इसके उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान किसका है? राजस्थान का।
सर्वाधिक बाजरा उत्पादित कहां होता है? राजस्थान में। और तीसरा हो जाएगा ग्वार। तो देखिए राई, सरसों और ग्वार ये राजस्थान के सबसे बड़े यानी भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में ही होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या बताइए। बहुत ही अच्छा, देखो आपके राजनीति के प्रश्न भी आज आ रहे हैं, कल भी मैं लेके आया था। तो राजस्थान उच्च न्यायालय है, राजस्थान हाईकोर्ट है। सबसे पहले तो देखिए राजस्थान हाईकोर्ट कहां है? जोधपुर में। कहां है? जोधपुर में। अच्छा, सबसे पहले इसकी स्थापना कब होती? राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 1949 में स्थापना होती है। अच्छा, इसको जोधपुर स्थापना 1949 में कहां पर हुई थी? तब आपको बताना है जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर? जयपुर में। फिर जब पूर्ण एकीकरण हुआ 1956 में, शंकर राव देव की सिफारिश पर इसका स्थानांतरण मुख्यालय कहां कर दिया? तब इसका स्थानांतरण जोधपुर में कर दिया। कहां पर? जोधपुर में इसका स्थानांतरण। और इसकी एक बेंच कहां है? इसकी एक बेंच जयपुर में है। कहां पर? जयपुर में। तो अब देखिए मुख्य न्यायाधीश के अलावा कुल मिलाकर के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की संख्या बतानी है आपको। कितनी है? तब आपको बतानी है 50। कितनी है? 50। अर्थात 1 प्लस 49। कितने हैं? 1 प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश। बहुत बढ़िया। 1956 में जोधपुर में आ गया। वेरी गुड। चलिए आगे। अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इनमें से ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो हमारे अलवर जिले में स्थित है? क्या सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान या ताल छापर अभ्यारण्य? अब बताइए आप। बहुत बहुत ही बढ़िया प्यारा उत्तर आया है आपके सामने। बताइए उत्तर बताइए। वेरी गुड। उत्तर आने शुरू हो चुके हैं। उत्तर आने शुरू हो चुके हैं। सरिस्का। बहुत बढ़िया। अलवर जिले का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सरिस्का। अच्छा, ये हम बात कर लेते हैं रणथंभौर कहां है? रणथंभौर सवाई माधोपुर। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? ये जैसलमेर। और ताल छापर ये चूरू में है। कहां है? चूरू में। तो ये हमारी हो गई बात अभ्यारण्यों पर। अब आगे बात करते हैं। देखो मेहरानगढ़ किले से प्रश्न आया। मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? बताइए मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? मेहरानगढ़ किले की नींव किसने रखवाई? किसने किले का निर्माण पूरा करवाया? किला कहां बना हुआ है? किसके हाथों से इस किले की नींव रखी गई? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ताल छापर चूरू। वेरी गुड। उत्तर आने शुरू हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया। क्या रायमल, जोधा, सिंहा या दुहड़देव? तो यहां मेहरानगढ़ का संस्थापक है वो राव जोधा। और यहां आपको विशेष बात ध्यान रखनी है, नींव किसके हाथों से रखवाई? करणी माता के हाथों से। करणी माता ने यहां किले की नींव रखी। और ये किला कहां बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। चिड़िया टूक पहाड़ी पर। और इसे गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। कहते हैं कि नींव में जिंदा व्यक्ति की बलि दी थी। नींव में जिंदा व्यक्ति की बलि दी थी। कौन था? राजा राम मेघवाल। राजा राम मेघवाल की बलि दी गई। वर्तमान में मंडोर में इनका राजबाग के नाम से इनके परिवार की भूमि सरकार वहां उस समय के राज परिवार ने आवंटित की थी, जो राजबाग के नाम से जानी जाती। बहुत बढ़िया। राजा राम मेघवाल, राजू मेघवाल को जिंदा जमीन में दफना दिया था। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? मेहरानगढ़ किले पर। बढ़ते हैं आगे। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पर्यटकों की एक रुचित का स्थान है जिसे कहा जाता है लखिया भाटा। उसका आकर्षण किस कारण से? देखिए सीता माता अभ्यारण्य में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है लखिया भाटा। ये लखिया भाटा क्यों फेमस है? लखिया भाटा स्थान क्यों फेमस है? वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, एशियाई शेर की पुनः स्थापना, प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी है या विशाल उड़न गिलहरी? अब आप उत्तर बताइए। बहुत सरल प्रश्न आया है। प्रश्न बहुत ही सरल आया है आप लोगों के सामने।
कुछ लोग बता रहे हैं विशाल उड़न गिलहरी के लिए, और कुछ लोग बता रहे हैं उत्तर सी, कुछ लोग उत्तर बता रहे हैं सी। बहुत ही बढ़िया। तो ये जो सीता माता अभ्यारण्य, वैसे देखिए ये सीता माता अभ्यारण्य की अगर हम बात करें कि किसके लिए जाना जाता है, अगर पूछे किसके लिए प्रसिद्ध है संपूर्ण अभ्यारण्य, तब आपको बताना है उड़न गिलहरी के लिए। किसके लिए? उड़न गिलहरी के लिए। अच्छा, ये उड़न गिलहरी किस में रहती है? ये कोटर में रहती है। कोटर, कोटर इनके क्या है? घर है। अच्छा, ये किस पर होते हैं? महुआ का वृक्ष पर। महुआ वृक्ष पर छोटे छोटे कोटर, यानी छोटे छोटे तने के अंदर ऐसे बिल टाइप बनाते हैं और उनमें ये निवास करती है। परंतु ये जो लखिया भाटा स्थान है, ये यहां प्रागैतिहासिक, किसके लिए? प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल है? अब देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो जयपुर है, उसमें उसके अंतर्गत कितने मंडल है? तो आपको बताने हैं, क्या 1 मंडल है, 2 है, 3 है या 4? इसमें कितने मंडल आते हैं? तो देखें इसमें कौन कौन से मंडल शामिल हैं। बात कर लेते हैं मंडलों की। नंबर 1 इसमें जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा अजमेर और चौथा बीकानेर। अजमेर और चौथा कौन सा आएगा? बीकानेर। तो कुल मिलाकर के 4 मंडल। कितने मंडल हैं इसमें? इसमें कुल मिलाकर के 4 मंडल शामिल हैं। किसमें? अजमेर में। तो ये आपका उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा 4। बहुत ही बढ़िया बेटा, क्लासें लगेगी जल्द ही। कल ज्योग्राफी की लगने वाली है, आप लोग डटे रहें। चलते आगे। कोटा बिल्कुल बढ़िया बताया, जबलपुर में है। राजपुताना में कौन सा एकमात्र घेर राजपूत गढ़ है जो शक्तिशाली किलों में से एक तथा जिसने बार बार हुए हमलों को झेला है? देखिए, राजस्थान में कई सारे किले, अधिकांशतः किलों का जो निर्माण है वो निर्माण राजपूत शासकों के द्वारा करवाया गया है। परंतु यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऐसा घेर राजपूत गढ़ या किला कौन सा है जिस पर बार बार हमले हुए फिर भी उसने वीरता का परिचय दिया है? तो ऐसा किला हिंडौन का किला, लोहागढ़ किला, आमेर किला या लक्ष्मणगढ़ किला? बताइए जल्दी। और इस किले के बारे में कहावत प्रचलित है। क्या कहावत प्रचलित है? 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। अब बताइए आप, इस किले के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत प्रचलित है कि यह किला ऐसा है कि 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। यह कहावत किस किले के बारे में प्रचलित है? तो आप बताइए। वेरी गुड, सभी का उत्तर सही। सूरजमल जाट की, बहुत ही बढ़िया है। लोहागढ़ किला। कौन सा किला? लोहागढ़ किला। और ये लोहागढ़ किला कहां पर है? तब आपको बताना है भरतपुर में। कहां पर है ये किला? ये किला भरतपुर में, लोहागढ़ किला। तो देखिए, यहां पर पहले कच्ची गढ़ी थी, कच्ची गढ़ी थी जो खेमकर्ण जाट ने बनाई थी। कच्ची गढ़ी का निर्माण खेमकर्ण जाट ने करवाई थी और ये चौबुर्जा कहलाता था। ये गढ़ी क्या कहलाती थी? चौबुर्जी गढ़ी कहलाती थी। परंतु 1733 में यहां पर एक किले की नींव रखी सूरजमल जाट ने। और ये सूरजमल कौन था? जाटों का प्लेटो अफलातून। इसने यहां नींव रखी और बहुत भव्य और ये बहुत शानदार किला बना। पारिख दुर्ग के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का सबसे अंतिम किला। देखिए कैसा किला? सबसे अंतिम किला, अर्थात इसे सबसे आधुनिक किला भी कहा जा सकता है। सबसे आधुनिक किला। इसके साथ साथ ये सबसे नीचा किला, राजस्थान का सबसे नीचा किला भी यही माना जाता है। अच्छा, ये किला किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ किला। मिट्टी से बना हुआ किला, अर्थात इसकी दीवार के सामने इस तरह से मिट्टी लगी है और नीचे इतनी गहरी खाई है, अगर तोप का गोला चलाया जाएगा तो दीवार को किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं पहुंचेगी। दीवार को कोई किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचेगी। अब यहां पर राजा देखिए, रणजीत सिंह। राजा कौन थे? रणजीत सिंह थे। ठीक है, रणजीत सिंह ने जसवंत होलकर को शरण दे दी और जसवंत होलकर अंग्रेजों का शत्रु था, अर्थात अंग्रेज नाराज हुए और लॉर्ड लेक चला आया सेना लेकर के। और लॉर्ड लेक ने क्या कर दिया? अप्रैल 1805 में किले को आकर के
घेर लिया। अप्रैल 1805 में किले को घेर लिया और लगातार 5 बार घेरे डाले। अंत में परेशान होकर के और 17 अप्रैल 1805 को किला उठा करके रवाना हो गया, अर्थात बिना किला जीते यहां से उसे निकलना पड़ा। तो 5 बार, बहुत ही बढ़िया। पापा का मगरमच्छ, अरे वेरी गुड, क्या नाम रखा रे, पापा का मगरमच्छ, क्या क्या नाम रख लेते हो, पापा का मगरमच्छ, पापा का शेर, बहुत ही बढ़िया। तो अब देखें, तो अब यह किला अजय दुर्ग बन गया और अंग्रेजों ने पहली बार किसी के सामने हार मानी थी। अंग्रेजों ने किसी के सामने पहली बार हार मानी थी। तो यहां इस आक्रमण के समय जो कहावत प्रचलित थी, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। तो कौन 2 जाटों के वीर थे जिन्होंने वीरता का परिचय दिया था? तो दुर्जन साल और माधो सिंह। कौन थे? दुर्जन साल और माधो सिंह। बहुत ही बढ़िया। यहां पर 2 बुर्जें बनी हुई, जवाहर बुर्ज, जवाहर बुर्ज और दूसरी फतेह बुर्ज, फतेह बुर्ज। तो देखिए, महाराजा जवाहर सिंह ने इस जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया और जवाहर बुर्ज के ऊपर ही भरतपुर के राजवंश के जो राजकुमारों का राज तिलक होता था। ठीक, दूसरी फतेह बुर्ज का निर्माण रणजीत सिंह ने करवाया, इन्हीं अंग्रेजों के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में। इसके अलावा यहां पर राजेश्वरी माता का मंदिर है। राजेश्वरी माता देखिए, इनकी जाटों की कुल देवी, और इसी में किशोरी देवी का मंदिर है। किसका? किशोरी देवी का मंदिर है। और भगवान कृष्ण का मंदिर भी इस किले में है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़ पर कब्जा किया? ऐसा दिल्ली का सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत का शासक, इसने चित्तौड़ पर कब कब्जा किया? बहुत सरल प्रश्न, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा है। 1296, 1301, 1303 और 1311। अब आप बताइए, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। राजनीति की क्लास बेटा कल लगा देंगे, कल आपकी राजनीति की क्लास ही लगाएंगे अपन, ठीक है, आप चिंता न करें। बहुत ही बढ़िया। 1301 में बेटा नहीं, 1301 में तो किसको जीता था? 1301 में तो रणथंभौर को जीता था। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 1303। 1303 में चित्तौड़ को जीता और चित्तौड़ का नाम रखा खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम क्या रखा है? खिजराबाद। रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए, जिसकी कथा सुनते हो ना मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ में। चलो आगे। ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा और प्रवीण धनुर्धर थी? ऐसी कौन सी राजस्थान की है, बकायदा ऐसी कौन सी जनजाति है राजस्थान की जो बहुत ही प्रवीण योद्धा है और बहुत ही अच्छी कुशल धनुर्धर है? अब आप बताने का प्रयास करें, जब तक मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। राजस्थान की ये जनजाति राजस्थान की दूसरे नंबर की जनजाति है, दूसरे नंबर की जनजाति है। किसमें? जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर की जनजाति है। अगला मुख्य बिंदु, इसकी सर्वाधिक आबादी। अगर हम बात करें सर्वाधिक आबादी की, तो इसकी सर्वाधिक आबादी उदयपुर में। अच्छा, फिर पूछा जाए इसकी प्रतिशत सर्वाधिक आबादी, प्रतिशत सर्वाधिक आबादी अगर पूछा जाए, प्रतिशत सर्वाधिक आबादी, तब आपको बताना है बांसवाड़ा में। अब आप बताइए उत्तर। अब मैं देखता हूं किस किस ने सही उत्तर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भील, सभी का उत्तर सही है। कौन सी जनजाति है? भील। अच्छा, गरासिया राजस्थान में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, और इसकी सर्वाधिक आबादी की बात करें सिरोही। सहरिया सर्वाधिक आबादी 12 में, और डामोर सर्वाधिक आबादी डूंगरपुर जिले में निवास करती है। तो ये इस प्रकार हमने बात कर ली है भीलों। बहुत बढ़िया। भीलों का मुखिया गमेती, भीलों का घर कू अथवा टापरा, तंग धोती ढेपाड़ा, और बहुत छोटी जो धोती लंगोटी के आकार की खोईतू कहा जाता है। वेरी गुड। फतेह फतेह, फतेह फतेह, बहुत बढ़िया। फतेह फतेह तो बेटा वहां आएगा, यहां नहीं आएगा। जसनाती संप्रदाय में। जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण है? देखो बहुत बढ़िया, इतना डीपली प्रश्न बीएसटीसी माना बहुत बड़ी बात है। अब आप कहते हो ना कि साहब ऊपर ऊपर के प्रश्न, अब देखिए इसमें कहां ऊपर ऊपर का प्रश्न, बहुत डीपली प्रश्न आया ये आपका। बहुत बढ़िया। भील उदयपुर में, वेरी गुड। खोईतू
बहुत अच्छा बताया। खिज्र खां को शासक बनाया, बहुत बढ़िया बताया। चलिए आगे। तो जंतर मंतर में कुल कितने खगोलीय उपकरण हैं? 12, 16, 19 या 24? सही उत्तर बताइए। अब आप, कुछ लोग बता रहे हैं 16, कुछ लोग बता रहे हैं 24, कुछ 19 बता रहे हैं, देव की लाडली 19 बता रहे हैं, प्रकाश भी 19 बता रहे हैं, महिपाल, प्रदीप 16 बता रहे हैं। तो देखिए जयपुर का जंतर मंतर, तो सबसे पहले तो देखेंगे इस जंतर मंतर का निर्माण किसके काल में? सवाई जयसिंह के काल में 1718 में बनना प्रारंभ हुआ और 1738 तक बनता गया। लगभग 20 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे इसके निर्माण में? 20 वर्ष इसके निर्माण में लगते। इसके अलावा देखिए कहां इन्होंने, दिल्ली, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन, यहां पर इन्होंने सौर वेधशालाएं, तो भारत में 5 स्थानों पर सौर वेधशालाएं स्थापित करवाई, जिसमें सबसे बड़ी कौन सी थी? जयपुर की। और ये जंतर मंतर, तो देखिए जंतर मंतर में जो उपकरण है उनकी संख्या है 19। जंतर मंतर में कितने उपकरण हैं विद्यार्थियों? 19 उपकरण है। और इन 19 उपकरणों में सबसे बड़ा उपकरण कौन सा है? सम्राट उपकरण सबसे बड़ा उपकरण है। यह सम्राट उपकरण कैसा है? सबसे बड़ा उपकरण है। अर्थात इसकी ऊंचाई कितनी है? 144 फीट ऊंचाई। इस संयंत्र की ऊंचाई कितनी है? 144 फीट ऊंचाई है। बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया उत्तर दिए भाई प्यारे विद्यार्थियों ने। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती? अब आप बताएं मावठ क्या है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे मावठ की। ये मावठ क्या है? तो देखिए ये शीतकालीन वर्षा है। अच्छा, किससे होती है? तो भूमध्य सागरीय चक्रवात उठते हैं। कब उठते हैं? शीतकाल में। कब उठते हैं? शीतकाल में। और इससे हमारे राजस्थान में कुछ वर्षा होती है जिसे कहा जाता है मावठ। तो सीधा सा आपको ध्यान रखना है कि ये सर्दियों में होती है। कब होती है? सर्दी में। अब सर्दी में कौन सी फसल होती है? क्या गेहूं होता है, सरसों होता है, चना होता है या कपास होता है? अब बताओ। तो देखिए गेहूं, सरसों, चना सभी सर्दियों की है और वर्षा ऋतु की, वर्षा की कौन सी है? तो कपास। अर्थात कपास को लाभ नहीं होगा, बाकी इन तीनों को क्या होता है? लाभ होता है। तो इसीलिए इसको सुनहरी मोती क्या कहा गया? इसे सुनहरे मोती। इस वर्षा को कहा है सुनहरे मोती। इससे फसल बहुत ही अच्छी होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पुराने आए हुए प्रश्नों पर चर्चा की है। बहुत ही बढ़िया। गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। वेरी गुड। गेहूं वगैरह इसके लिए बहुत लाभदायक है। गेहूं, सरसों, चना बहुत ही बढ़िया। कपास का देखिए ग्रामीण भाषा में नाम है, बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। और कपास की जो विदेशी नस्ल है वो अमेरिकन नस्ल है, सर्वाधिक गंगानगर में होती है। बहुत ही बढ़िया। तो चलते हैं, अब हम लोग आगे बात करेंगे वापस कल। और कल हम लोग बात करेंगे संविधान के पुराने प्रश्नों पर। कुछ कला संस्कृति के प्रश्न भी होंगे पर ज्यादातर उसमें हम लोग बात करेंगे संविधान के प्रश्नों पर। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों का स्नेह मिल रहा है लगातार। आप लोग सब बने हुए हैं, क्लास को शेयर भी बढ़िया कर रहे हो। सभी लाइक कर दें अगर आपने क्लास लाइक नहीं की है तो। और फिर मिलते हैं आगे हम कल की क्लास में। और कल की क्लास के बाद जल्द ही आपको मैराथन की सूचना भी दे दी जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया आप लोग अटेंड कर रहे हैं। फिर मिलते हैं कल। शुभ रात्रि सभी को।